हाय फ्रेंड्स, मैं मुजीबुर रहमान। आज हम लोग भारत की नदियों को मैप से समझेंगे और ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखें हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग भारत की स्थिति को समझेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा भारत 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, जिसमें पश्चिम की ओर अरब सागर से, पूर्व की ओर बंगाली खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो फ्रेंड्स, दक्षिण भारत को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं। उत्तर भारत में क्या है? हिमालय से घिरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग उत्तर भारत की नदियों को देखते हैं। सिंधु नदी जो कि उत्तर भारत में बहती है और ये नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है और पाकिस्तान के अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी अनेक सहायक नदियां भी हैं, जिसमें झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। चलिए हम लोग चिनाब नदी को देखते हैं। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के निकट से होता है और ये बहते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। चलिए झेलम नदी को देखते हैं। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है और चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और ये सिंधु नदी में मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, सतलज नदी को देखते हैं। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर के निकट राकस ताल झील से होता है और पाकिस्तान में चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। व्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। और पंजाब के हरिके संगम में सतलज नदी में मिल जाती है। इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है। भारत की सबसे लंबी नहर कहाँ से निकलती है? तो यहीं से निकलती है, हरिके नामक संगम से, इंदिरा गांधी नहर। फ्रेंड्स, सन 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसे हम लोग सिंधु जल समझौता के नाम से जानते हैं, जिसके तहत सिंधु, झेलम एवं चिनाब नदियों का 80% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और 20% जल भारत के उपयोग में होगा, और रावी, सतलज और व्यास नदी का 80% जल भारत इस्तेमाल करेगा और 20% जल पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। ये समझौता जवाहरलाल नेहरू के समय में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स, अब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, जो कि ब्रह्मपुत्र का भी 2900 किलोमीटर है। लगभग दोनों समान ही है, इसकी लंबाई दोनों समान ही है, मतलब ब्रह्मपुत्र का और ये सिंधु नदी का। फ्रेंड्स, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यरलुंग सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो यरलुंग या सांगपो के नाम से जाना जाता है। और भारत के अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में इसको ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, पद्मा नदी और जमुना नदी के मिलने से मेघना नदी का निर्माण होता है, जो कि बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती हैं और ये सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसकी अनेक सहायक नदियाँ भी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की अनेक सहायक नदियाँ, जिसमें से तीस्ता नदी, इसका उद्गम सिक्किम राज्य से होता है और ये बंगाल होते हुए बांग्लादेश में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब देखिए, मानस नदी की हम लोग बात करते हैं। तो मानस नदी का उद्गम भूटान से होता है और यह भूटान व भारत के मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। यह नदी असम राज्य में प्रमुख रूप से प्रवाहित होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब कमेंग नदी की हम लोग बात करते हैं। तो इसका उद्गम भारत तिब्बत सीमा पर गोरीचोन पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? गोरीचेन पर्वत से इसका उद्गम होता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब सुबनसिरी नदी की बात करते हैं। तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। सुबनसिरी नदी कहाँ से निकलती है?
तो ये तिब्बत के पठार से निकलती है तथा अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरी नदी की बात करते हैं, दिबांग नदी। दिबांग नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश के भारत तिब्बत सीमा पर स्थित केया दर्रे के समीप से उत्पन्न होती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब लोहित नदी की हम लोग बात करते हैं, तो इसका उद्गम लोहित नदी का उद्गम पूर्वी तिब्बत के जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के जयालछू पर्वत श्रेणी से निकलती है और असम के मैदानी भाग में आ जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसकी मिट्टी लाल होने की वजह से इसका नाम लोहित पड़ा, लोहित नदी। इसकी मिट्टी लाल होने की वजह से इसका नाम क्या पड़ा? लोहित नदी पड़ा। अब चलिए बराक नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम मणिपुर की उत्तरी पर्वतमाला से निकलती है और बांग्लादेश में चांदपुर नामक स्थान पर मेघना नदी से मिल जाती है। बराक नदी का उद्गम कहाँ से है? तो ये मणिपुर की उत्तरी पर्वतमाला से निकलती है और बांग्लादेश में चांदपुर नामक स्थान पर मेघना नदी से मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग गंगा नदी को देखते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। कहाँ से होता है? तो ये उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के संगम से जो नदी निकलती है वो गंगा कहलाती है। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख से होता है और अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये गोमुख से होता है और अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ से होता है। ये दोनों नदियाँ बहते हुए उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर इनका संगम होता है। कहाँ पे संगम होता है? तो देवप्रयाग नामक स्थान पर, उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर इनका संगम होता है और यहीं से गंगा नदी निकलती है और 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। ये बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी और जमुना नदी के मिलने से, पद्मा नदी जो कि गंगा नदी का नाम है और जमुना नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, ये दोनों के मिलने से मेघना नदी का निर्माण होता है। पद्मा नदी और जमुना नदी के मिलने से मेघना नदी का निर्माण होता है। मंदाकिनी नदी। और फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ये जो मेघना नदी का निर्माण होता है और यहीं से जो है डेल्टा, ये सबसे बड़ा डेल्टा भारत का, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ निर्माण होता है, सुंदरबन डेल्टा का। इसको आप ध्यान दीजिएगा, सुंदरबन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा, यहीं पे इसका निर्माण होता है। मेघना नदी की हम लोग बात करते हैं, तो मेघना नदी का निर्माण जमुना नदी और पद्मा नदी के संगम से होता है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में यमुना नदी है। इसका उद्गम उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ चोटी से होता है। कहाँ से होता है? यमुनोत्री हिमानी के बंदरपूछ चोटी से इसका उद्गम होता है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी। तो फ्रेंड्स हम लोग चंबल नदी को देखते हैं। चंबल नदी का उद्गम इंदौर के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और इटावा ज़िले में यमुना नदी से मिल जाती है। अब बेतवा नदी को देखते हैं, तो इसका उद्गम विंध्य पर्वतमाला एमपी के रायसेन जिले से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। अब केन नदी की बात करते हैं, तो इसका उद्गम एमपी के कटनी ज़िले से इसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? कटनी ज़िले से इसका उद्गम होता है और बांदा में ये यमुना नदी से मिल जाती है। अब टोंस नदी की हम लोग बात करते हैं। टोंस नदी क्या है कि ये गंगा की सहायक नदी है। टोंस नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी के तमसा कुंड जलाशय से होता है। कहाँ से होता है? कैमूर पहाड़ी के तमसा कुंड जलाशय से इसका उद्गम होता है और ये नदी मेजा के सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे मिलती है? सिरसा के मेजा के सिरसा नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब सोन नदी की हम लोग बात करते हैं, तो ये इसका उद्गम एमपी के अमरकंटक से निकलकर पटना में गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी जो कि सोनभद्र में है। सोन नदी का उद्गम एमपी के अमरकंटक से निकलकर पटना में गंगा नदी में मिल जाती है।
गोमती नदी को देखते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले के गोमत ताल से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए वाराणसी के कैथी में गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? वाराणसी के कैथी में गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर से होता है और ये नेपाल से बहते हुए भारत में प्रवेश करता है। इस नदी को सरयू के नाम से भी जाना जाता है और ये छपरा के पास गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी को देखते हैं तो इसका उद्गम नेपाल के हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल के हिमालय पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम होता है और बहते हुए पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम नेपाल हिमालय से निकलती है। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये नेपाल हिमालय से होता है और बहते हुए बिहार के कटिहार ज़िले में गंगा नदी से मिल जाती है। इस नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को? कोसी नदी को। हुगली नदी को देखते हैं तो हुगली नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर ये गंगा नदी से अलग होकर बंगाल खाड़ी में जाके गिर जाती है। कहाँ पे अलग होती है? तो ये पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पे ये गंगा नदी से अलग हो जाती है और बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। लूनी नदी को देखते हैं तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर ज़िले में स्थित नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से? नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और ये गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम दक्षिण भारत की नदियों की तरफ चलते हैं। माही नदी। माही नदी का उद्गम एमपी के धार जिले से होता है और ये राजस्थान और गुजरात राज्य में बहते हुए खंबात खाड़ी में जाके गिर जाती है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो एमपी के धार जिले से होता है और ये राजस्थान और गुजरात राज्य से बहती हुई खंबात खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है और यह खंबात खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण से और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर से। फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, ये विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीचों बीच से ये बहती है और ये नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है और ये एस्चुअरी बनाती है। चलिए ताप्ती नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम एमपी के बैतूल ज़िले से होता है और बहते हुए खंबात खाड़ी में गिर जाती है। ये दोनों नदियाँ एस्चुअरी का निर्माण करती है। दामोदर नदी को देखते हैं तो इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है और बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। इस नदी को प्रदूषण के कारण इसको जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम झारखंड के रांची के निकट से होता है और ये बंगाल व उड़ीसा में बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। महानदी की बात करते हैं तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये बहते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में तेल नदी, जोक नदी और शिव नदी आदि है। गोदावरी नदी को देखते हैं तो इसका उद्गम महाराष्ट्र के ब्रह्मगिरी पहाड़ी के त्र्यंबकेश्वर से होता है। कहाँ से होता है? त्र्यंबकेश्वर से होता है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। फ्रेंड्स, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोदावरी नदी की अन्य सहायक नदियों में वैनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा है। तो वैनगंगा को देखते हैं, इसका उद्गम सिवनी जिले के मुंडारा से होता है। इंद्रावती नदी को देखते हैं तो इंद्रावती नदी का उद्गम कालाहांडी जिले के डोंगरला पहाड़ी से होता है। मंजीरा नदी को देखते हैं तो इसका उद्गम बालाघाट पहाड़ी से होता है। चलिए फ्रेंड्स, कृष्णा नदी को देखते हैं तो कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है और बहते हुए बंगाली खाड़ी में ये गिर जाती है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। इसकी अन्य सहायक नदियों में कोयना नदी, भीमा नदी, तुंगभद्रा नदी आदि है। चलिए फ्रेंड्स, कोयना नदी को देखते हैं तो कोयना नदी महाबलेश्वर से निकलती है और महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड शहर में कृष्णा नदी से मिल जाती है। भीमा नदी को देखते हैं तो भीमा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के भीम शंकर पर्वत श्रेणी से होता है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। तुंगभद्रा नदी, इसका जन्म तुंग एवं भद्रा नदियों से हुआ है। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी में मिल जाती है। चलिए फ्रेंड्स, कावेरी नदी को देखते हैं। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी से होता है
और ये कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में बहते हुए जाके बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्य में एक विवाद है जिसका नाम है कावेरी जल विवाद। ये कावेरी नदी के कारण ही ये जल विवाद है। इसमें 2 राज्य हैं, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। इन्हीं 2 राज्यों के बीच ये विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स।